नमस्कार अयोध्या वासियों, मैं नीतीश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी अयोध्या वासियों का और इस पूरे देश से जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह और एक ऐसे शख्सियत के साथ जो कि अयोध्या में फूड के स्पेस में, फूड के डोमेन में एक बहुत ही जाना माना नाम है। हमारे साथ जो आज शख्स बैठे हुए हैं उनका नाम है गर्वित जायसवाल। आप एवरग्रीन रेस्टोरेंट, जो कि यहाँ अयोध्या का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, उसके आप जो है ओनर हैं। तो आइए ज़्यादा बातचीत ना करते सीधे हम जो है मिलते हैं गर्वित जी। गर्वित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या ग्रुप में। तो गर्वित जी, पहले तो अपने बारे में बताइए कि आपका मतलब बैकग्राउंड क्या है, कैसे क्या किया आपने? एक्चुअली बेसिकली मेरा बैकग्राउंड तो स्पोर्ट्स का है, बट मतलब culinary आर्ट के इंटरेस्ट में मैंने जो है culinary किया हुआ है, बट डिप्लोमा किया हुआ है नोएडा से। उसके बाद मैंने कई सारे प्रॉपर्टीज़ में इंटर्नशिप की हुई है, 15 दिन 20 दिन, जैसे ताज में किया है मैंने, हयात में किया है, रेनेसा में किया है। तो कई सारे कंपनीज़ में मैंने जो है मैं एज एंटरप्रेन्योरशिप मैंने काम किया है। आज तो वहाँ से मेरा काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। उसके बाद ऑलमोस्ट मेरे कुछ इंडस्ट्री में 12-13 साल हो गया काम करते करते, तब बचपन से ही, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट था 2011 से चल रहा था। तो बचपन से काम करते करते एक इंटरेस्ट, टेस्ट बट क्या होता है वो अपने आप डेवलप हो गया। अच्छा, तो खाना क्या है, क्यों है, इंग्रेडिएंट को किससे क्यों मिलाते हैं, क्या टेस्ट बनता है, क्या फ्लेवर एसेंस है, तो मेरे को मतलब एक आइडिया बचपन से ही हो गया था। और विद इन कोर्स ट्रेनिंग करते करते, लोगों के साथ मिलते मिलते, अच्छे शेफ के साथ काम करते करते, तो वो चीज़ें मजबूत होती चली गई कि मुझे क्या कैसे क्या बनाना है, मिक्सचर क्या है या क्या हो सकता है। तो जैसे डाइट होती है, डाइट में जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जो भी मतलब एक बेसिक न्यूट्रिशन, इसको माइक्रो बोलते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट होता है। फिर माइक्रो न्यूट्रिशन में जाते हैं, इसमें विटामिन से मिनरल्स है। तो उन सब की एक डीप नॉलेज होती है, जो कि मतलब एक अच्छे शेफ को या फिर एक लॉन्ग टाइम आप जब काम करते हो को पता चलता है। जैसे लाइक मैंने अपने बैचलर्स भी स्पोर्ट्स साइंस में किया है। स्पोर्ट्स में या फिजिकल लाइन में भी आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या होती है। राइट। तो डाइट भी हम लोग सर्व करते हैं यहाँ पे। Right. तो डाइट भी बैलेंस्ड होती है अकॉर्डिंग टू एथलीट को, उनको क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, अच्छा, कब क्या होना चाहिए। क्योंकि 3 मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो उनको कैसे बैलेंस करना है। तो ये भी एक शेफ का ही काम होता है, इनको बैलेंस करना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ड्यू ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, समय के साथ साथ चीज़ें और अपने आप सीखते गए, और बहुत सारे शेफ मिलते हैं कि उनसे को सीखते गए। कितने साल से आप इस लाइन में हैं, फूड लाइन में? ऑलमोस्ट मैंने कुकिंग शुरू की है 2012 के आसपास से, 12-13 के आसपास से मैंने शुरू की है। बट वो क्या था, वो बहुत एथलीट नहीं था, वो नॉर्मल था। तब आपकी एज क्या रही होगी? अराउंड 15-16 साल। राइट। तो वो एक ऐसा शेफ़ नहीं था, ऐसा मतलब क्यूरियोसिटी थी। जैसे लाइक कि दाल कैसे बनती है, चावल कैसे बनता है, तड़का क्या होता है। तो धीमे धीमे देखते देखते लोगों को करते करते फिर अपने आप ही समझ में आ गया। तो थ्रू आउट द लाइफ की जर्नी बन गई। तो जब सबसे पहले एवरग्रीन कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट? एक्चुअली इसके पहले ये अवंतिका था। बहुत हम लोग की शुरुआत एवरग्रीन तो बहुत बाद में हुई है, 2017-18 में हुई है। बट इसकी शुरुआत हुई थी हमारी अवंतिका से। न्यू अवंतिका जो हाँ, जो अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड। अच्छा, वो वहाँ से शुरुआत थी। अच्छा। तो स्टार्टिंग क्यूरियोसिटी थी कि इतने सारी चीज़ों को देख के ये बनता कैसे है, अच्छा, क्यों है, कैसे है, और मतलब इतने सारी चीज़ें कैसे बन जाती हैं कि ऑलमोस्ट मेन्यू में 250-300 आइटम होना, हाँ, उसको कुक करना एक आदमी के लिए बड़ा टफ काम है। राइट। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था कि 250-300 आइटम 12-15 लोग मेरे बना जैसे रहें। करेक्ट। तो इन चीज़ों को मतलब करते करते, सीखते सीखते, देखते देखते, तो ऑलमोस्ट मेरा ये 4 साल 3 साल का करियर ऐसा कुछ था जो देखते रहते मैं सीख गया। ओके। फिर धीमे धीमे शुरू किया बनाना, डिजास्टर हुआ, नहीं बना, टूटा फूटा जो भी हुआ, करते करते फिर वो मतलब जस्ट लाइफ बन गया। मेरी लाइफ है। अच्छा, मतलब जो आपने 2013 में न्यू अवंतिका से शुरुआत हुई थी? 2011 से। 2011 से आपने 4-5 साल वहाँ काम किया? काम नहीं किया, हाँ। बस देखा, ऑब्जर्व किया कि कैसे हो रहा है काम। और उसके बाद फिर 2016-17 में आपने 16-17 में मैंने, नहीं उसके पहले मैंने culinary आर्ट किया था नोएडा से। ये क्या होता है? culinary आर्ट बेसिकली सिर्फ खाना का प्रिपरेशन, क्राफ्टमैनशिप, खाना बनता कैसे, कैसे प्रिपेयर होता है, डेकोरेशन क्या होता है, हाइजीन क्या होता है, जी, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। सिर्फ ये होटल मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ खाने से रिलेटेड ही होता है। किचन टू किचन है। इसमें आपका जो है सर्विस सेक्टर नहीं आता। राइट। फिर आपने एवरग्रीन कब स्टार्ट किया? एवरग्रीन स्टार्ट हुआ 2017 के लास्ट 18 के स्टार्ट में, ऑलमोस्ट जनवरी में शुरू हुआ। ये कहाँ पे था पहला एवरग्रीन? में पहला था रीडगंज में था। तो कैसा रिस्पांस रहा वहाँ पे? क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मैं भी वहाँ पे जब पहली बार खाने गया
और जब मैंने कुछ आइटम्स ट्राई किए तो वहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगा खाने के बाद कि वो आइटम्स अयोध्या में पहली बार है इस तरह के आए हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो आपने स्टार्टिंग मतलब एवरग्रीन से क्या सीखा और किस किस तरह के आइटम ऐसे थे वहाँ पे जो कि अन्य जगह पे नहीं थे? देखिए स्टार्ट तो एक बेसिक रेस्टोरेंट से किया गया था, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता नहीं होता कि जर्नी कहाँ तक जाएगी। तो जर्नी भी होती है कि आप तभी बनाते हो जब आप चीज़ों को सीखते हो आगे चल गई। तो शुरू तक नॉर्मल रेस्टोरेंट पे तो नॉर्मल मेन्यू होता है, बट क्या है कि जैसे ऐसा अगर मतलब मैं शेफ़ तो नहीं कहूँगा अपने आप को, बट ऐसा कलनरी आर्टिस्ट कह सकते हैं जब आप घूमते हो कहीं रहना होते हैं, आप खाते पीते हो, आपको तब समझ में आता है कि ये हम कर सकते हैं, ये कुछ नया है या मैं इसको री इन्वेंट करके कुछ नया बना सकता हूँ। फिर वो 6 महीना 8 महीना तो बेसिक मेन्यू पर चला साल भर। फिर हमने दोबारा मेन्यू बनाया जिसमें हमने बिरयानीज़ ऐड की। मटन एक्चुअली क्या है कि बनाते सब हैं, बट एक्चुअली मटन की कुक कैसे होती है ये सबको नहीं पता है। वो कुकर में डाल के उसको 8 चीटी 7 चीटी से वो नहीं बनता। बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं, तो उसके बेस से बनता है ये। तो फिर ऐसे करते करते रीइनोवेशन शुरू हुआ, करते करते नई चीज़ें बनती गई। अच्छा, फिर आपने वहाँ पे कितने साल रहा एवरग्रीन? वहाँ पे ऑलमोस्ट कोविड तक था, 2021 मार्च तक था। 21 मार्च तक। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे स्टार्ट फिर सेटअप स्टार्ट हुआ यहाँ। सेटअप स्टार्ट हुआ कि यहाँ पे आपको बड़ा सेटअप मिल गया इस वजह से? अच्छा, तो अब बताइए एवरग्रीन की ऐसी 5 खासियत क्या है? कि पहला सेक्शन पे मैं बात करूँगा खाने की, तो रेसिपीज़ आपको जेन्युइन ही मिलेंगी। सेकेंड चीज़, जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं वो घर में होता है या फिर बेसिकली लोग घर पे भी उसको नहीं खरीद पाते। मतलब जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो सबसे अच्छे क्वालिटी के हैं। और इसके लिए मैं अपने गेस्ट को ये भी कहता हूँ, अगर आपको कुछ जानना भी है तो हम मेरे किचन में विजिट भी कर सकते हो। जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, जो रेसिपीज़ है वो टॉप नॉच है। थर्ड सेक्टर आता है कि हमारा सर्विस सेक्शन अच्छा है। जो हमारे वेटर्स हैं ऑलमोस्ट सबको जानते हैं, तो वो ट्रीट ऐसा फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं सबको। राइट। फिर चौथी चीज़, पेनल्टी ऑफ हमारे पास आइटम्स हैं, और जो रेसिपीज़ हैं वो तो ऑथेंटिक है ही है, बट उनको क्लीन बनाया जाता है। मतलब उसमें कोई अनऑथराइज चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं, लाइक कलर यूज़ कर लिया या फिर एसेंस यूज़ कर लिया या कोई और चीज़ यूज़ कर लिया एनहांस करने के लिए, नहीं। और प्रिजर्वेटिव तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी खाने प्रिजर्व होंगे इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मिला हुआ है उनके बैक्टीरियाज को मार रहा है। तो हमारे आइटम प्रिजर्वेबल नहीं है। हम इसे सजेस्ट करते हैं कि आप इसको ऑन टू गो खाइए। अच्छा, आए हम सर्व करें, आप खाइए। पैकिंग के लिए भी हम यही बोलते हैं कि मैक्स टू मैक्स 6 घंटे लाइफ होगी। ओके। और 4 ग्रेड पैकिंग यूज़ होती है, वो तो तब ठीक है, सब यूज़ करते हैं। फैमिली काफ़ी आपके रेस्टोरेंट पे आती हैं, तो कौन से ऐसे 5 वेज फूड हैं और 5 नॉन वेज फूड हैं जो लोग ऑर्डर करें? देखिए वेज में मेरे पास वैरायटी ऑफ आइटम है। जैसे तंदूर में अगर आप जाएंगे तो मेरे पास पनीर टिक्का की वैरायटी है। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने वैरायटी नहीं रखी है, बट 3 है ऑथेंटिक है। और अगर आप चाइनीज़ में जाएंगे तो ऑथेंटिक चाइनीज़ आपको मिलेगा, जो कि प्रॉपर सॉसेस और जो कि चीज़ें यूज़ होती हैं, मसाले होते हैं, वो है। जैसे अगर पनीर 65 ट्राई कर सकते हो। चिली पनीर आपको हर जगह मिलती है, पर जो मेरे यहाँ यूज़ होती है, जो मेरे यहाँ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो ऑथेंटिक चाइनीज़ है, तो आपको पूरा अलग फ्लेवरेबल थिंग मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप इंडियन में जाओगे तो मेरे पास कबाब्स हैं। कबाब वही हैं जो उनके मसाले यूज़ होती है। वेज कबाब? हाँ, वेज कबाब, वेज दिलावट कबाब है और वेज शामी कबाब है। अच्छा। तो बेसिकली कबाब का भी क्या है कि उसमें 3 तरह के मसाले होते हैं, खुशबू वाले, और अर्दीनेस के लिए होते हैं और एक कचपन के लिए होते हैं। ओके। तो उनके सेक्शन बटे हुए हैं ना, 6 मसाले 7 मसाले के एक कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा। तो प्रॉपर उस मसाले को यूज़ करके बनता है। नॉनवेज में मेरे पास ऑप्शन है, जैसे मेरे पास मटन तो है, चिकन भी है, बट एक ऑप्शन जो मेरे पास में नहीं है वो है सी फूड। सी फूड का ऑप्शन मेरे पास है, जैसे लाइक प्रॉन्स है, सोल फिश है, कोई अवेलेबिलिटी फैदराबाद में नहीं है। ये आपको मिल जाएगी। इसका बहुत सारे स्नैक्स हैं, मतलब अनकाउंटेबल स्नैक्स हैं। अच्छा। जैसे लाइक आप फ्रॉन्स पसंद है तो फ्रॉन्स टिक्का या फिर फ्राइड फ्रॉन्स टेम्प्योरा खा सकते हैं। ओके। फिश है तो फ्राइड फिश खा सकते हैं या फिर फिश टिक्का खा सकते हैं। मतलब जो है ऑथेंटिक है, मतलब ये आपको टेस्ट मिलेगा, यही टेस्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अच्छा। ऑथेंटिक जगह मिलेगा आपको। अच्छा। और चिकन में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मतलब टिक्का है, काली मिर्च है, मलाई टिक्का है। तो ये वो आइटम है जिनको ऑथेंटिसिटी आपको मिलेगी। और चाइनीज़ में तो ऑलरेडी जो मैंने बताया वेज में, उस सिमिलरिटी उससे मिलती नहीं होती, आपको चिकन में मिल जाएगी। अच्छा। फ्रॉस्ट टेम्परे मैंने जैसे बताया आपको, तो इस तरह के आइटम्स हैं। मैंने सुना है कि आप खुद जो है अपने किचन में जाते हैं, खुद चीज़ों को चेक करते हैं और कभी कभी आप खुद भी बनाने लगते हैं गेस्ट के लिए। हाँ, मतलब ऐसा शेफ़, मतलब ऑलमोस्ट हमारी जो रश होती है वो 7 के बाद होती है मैक्सिमम। तो 7 से लेकर के 10 तक मैं पर्सनली वहाँ पे खड़ा होता हूँ और खुद भी कुक करता हूँ या इंस्पेक्शन करता रहता हूँ। अच्छा। कि कोई मतलब फूड कंट्रोलिंग में, फूड ग्रेडिंग में या फूड हैचिंग कोई दिक्कत ना है। अच्छा, ठीक है।
अगर जैसे मैं जानूँ, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे अयोध्या में रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, सबकी अलग अलग वाइब्स है, लेकिन मैं खुद ऐसा फील कर रहा हूँ कि पिछले 4-5 सालों से एवरग्रीन एक ऐसा नाम है कि मतलब एक तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिटी के बीचों बीच है, तो मतलब चारों कॉर्नर से लोग 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँच जाते हैं। एक तो मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये लगता है, दूसरी चीज़ है कि आपके पास स्पेस भी है, और तीसरा जो सबसे सॉलिड मुझे पॉइंट लगता है वो आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट और आपकी जो नॉलेज है फूड से रिलेटेड वो बड़ी अच्छी है। लेकिन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगी कि अगर एवरग्रीन ही लोग क्यों आएँ, अगर मैं स्पेसिफिकली ये पूछूँ तो? देखिए सर, पहली चीज़ तो क्या है कि जो हमारा रेस्टोरेंट है काफ़ी साल से चल रहा है, तो आज आप जो खा रहे हो आप 5 साल के बाद भी आओगे, आपको टेस्ट वही बनेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज आपको कुछ खिलाया, आप 1 महीने बाद आए तो कुछ मिल रहा है। जो मेरे यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं उसमें आधे सारे तो कम से कम 10 साल पुराने हैं। मेरे शेफ़्स 90% शेफ़्स जो मेरे काम कर रहे हैं वो भी 8-10 साल पुराने हैं, तो वो टेस्ट उनको मालूम है, जो रेसिपीज़ है वो टिल सेम है, हाथ सेम है, तो आपको वो रेसिपी जो आप टेस्ट आज कर रहे हो वो आपको कंटिन्यू ऐसे ही मिलेगी। सेकेंड चीज़ क्या है, मतलब ठीक है मेरे पास स्पेशियस पार्किंग है, आप प्रॉपर्ली अपनी गाड़ी पार्क करिए, आपके पास यहाँ इन्फिनिटी ऑफ टाइम है। सेकेंड चीज़ एम्बियंस है, एक विंटेज लुक तो मेरा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको कोजीनेस फील होता है। आप इत्मीनान से फैमिली के साथ आ रहे हो, आप आराम से यहाँ पे बैठ के खा रहे हो बिना किसी टेंशन के साथ। और स्पेशियस है और लग्जरी तो नहीं है, बट विंटेज लग्जरी मैं कह सकता हूँ इसको, ओल्ड स्कूल टाइप में। नो डाउट। आज के डेट में क्या है कि लोग क्या करते हैं ना, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि लग्जरी बनाने में। उन्होंने अपना रेस्टोरेंट इतना अच्छा बना दिया है कि अब उसको संभाल पाए ना पाए वो अलग चीज़ हो गई है। बट क्या है ना कि ये कन्वर्टेबल चीज़ है, हम इसको लेके चलना है, ये समझ लीजिए ऐसा विरासत है, ये राइट चल रही है ऐसे। मतलब आपका पूरा सोल फोकस होता है कि फूड और आपका थीम। अच्छा, एक चीज़ क्या है कि हम फोकस करते हैं कि खाने पे। मेरे को जैसे मैंने बताया था कि आपको मुझे पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर नहीं बेचना है, तो मुझे प्रॉपर लोगों को खाना खिलाना है। राइट। अगर लोग अपना और छोड़ के टाइम ले करके यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं इनको प्रॉपर अच्छा हाइजीन अच्छा खाना खिलाऊँ, हेल्दी खाना खिलाऊँ। राइट। इवन मेरे यहाँ कोई, मैंने बताया ना, कोई कलर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई घी होता है, तो यूज़ होता है तेल अच्छे ब्रांड का, फॉर्च्यून तेल का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे खाना खाने आ सकते हो, क्योंकि इसे मेरे पास है, मैं करता हूँ, मैं करता रहूँगा। राइट, नो डाउट। ये तो मतलब मैं खुद जो पिछले 4-5 साल से एवरग्रीन में खा रहा हूँ और टेस्ट वैसा ही है। एक चीज़ मुझे बताइए, रामपथ बनने से, और चूँकि आपके एवरग्रीन के सामने इतना बड़ा होटल भी आ गया, पार्किंग भी, तो वहाँ से गेस्ट भी आते होंगे यहाँ पे खाने, और मतलब रामपथ से क्या कुछ फ़ायदा मिला है या इस मतलब लग्जरी होटल से? देखिए फ़ायदा तो मिला है, उधर टूरिज़्म होता है, लोग आते हैं, वो रेटिंग चेक करते हैं, और आसपास जितने भी फूड को होते लोग विजिट करते हैं। राइट। तो उसका बहुत फ़ायदा है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और सिविल लाइन में है तो ये तो ऑलरेडी लग्जरी एरिया पूरे फैज़ाबाद का, तो यहाँ तो जो बंदा है सबको ही फ़ायदा बराबर मिला है। फिर जितने सारे रेस्टोरेंट आसपास खुले हैं इन सब अच्छे से रन हो रहे हैं, सबका अपना यूनिक टेस्ट है, जी, तो है फ़ायदा मिलता है। अच्छा, फ़ायदा मिलता है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी आपके यहाँ हैं? हाँ, आते हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं। जब राम मंदिर का जो है कर्टन हुआ था तो वो निरहुआ जी शायद वो कुड़ी के थे, वो आए थे। सांसद भी हैं? चाचा जी, तो सांसद जी भी आते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आते हैं, अनकाउंटेबल हैं। अच्छा। जब बहुत लोगों में जानता भी नहीं हूँ, वो आते हैं चले जाते हैं। अच्छा, किसी कोई ख़ास डिश मतलब आपने, या कोई स्पेशल आप मतलब ऐसी डिश है जैसे कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि यहाँ पे अवध में रहते हैं तो अवध की थाली मेनली लोग दाल चावल इस तरह से करते हैं, लेकिन अगर किसी को पंजाबी खाना हो, राजस्थानी खाना हो, सपोज़ करिए कि कोई इवेंट करा रहा हो, वहाँ पे राजस्थानी उसको चाहिए, पंजाबी चाहिए, या किसी और फ्लेवर में चाहिए, तो क्या वो प्रोवाइड कराते नहीं? हाँ, इवेंट में तो हम मल्टी कुजिन लेके चलते हैं, मतलब हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनसे टस्ट फूड हम प्रोवाइड कराते हैं। मतलब आप कैटरिंग सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं? तो उसमें जितने भी राज्य हैं, किसी को राजस्थानी, बिहारी या कश्मीरी का वाजवान, या फिर किसी को जो है बंगाली आइटम खाना है, तो ये सब चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, अयोध्या वासियों की 5 ऐसे फूड कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं हमारे पास की? हाँ, हम आपके पास। देखिए, तो अवध की बिरयानी है, अवधी बिरयानी है, फिर शामी कबाब है, वेज शामी कबाब। फिर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग आइटम होता है पनीर चिल्ली और पनीर 65। अच्छा। एक हमारे सबसे रनिंग आइटम जो सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो पनीर टिक्का है। पनीर टिक्का। और जो हमारे बिरयानी है बेसिकली हम उसको वैसे ही बनाते हैं जैसे अवधी बिरयानी है,
नॉन वेज बिरयानी में? नहीं हाँ। इसका राइस का बेस, अच्छा राइस। एरोमेटिक राइस जो बनती है जी। वो दूध में, केसर में, कुछ खड़े मसाले में और गुलाब की पत्ती में ही बनती है। वो ऑथेंटिक तरीके से ही बनती है, ऐसे बननी चाहिए। तो वेज और नॉन वेज दोनों में रहता है? वो बेस है, वो बिरयानी का वो बेस है। आप अच्छा। इसके ऊपर आप वेजिटेबल मिला दीजिए, अच्छा फिर आपका ये जो है वेज बिरयानी बन जाती है। अच्छा अच्छा। और इसी बेस पे आप जो है नॉन वेज भी ऐड कर सकते हैं। तो मतलब अवध की बिरयानी होगी, पनीर टिक्का हो गया, हाँ, और चाइनीज सेक्शन को सारे मेरे ऑथेंटिक है। अच्छा, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है मतलब लोग यहाँ चाइनीज सेक्शन ज़्यादा ऑर्डर करते हैं स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टर में? स्टार्टर में। अच्छा। और सी फूड का क्या यहाँ पे स्कोप है? सी फूड में देखिए दो ही ऑप्शन है मेरे पास जो सबसे बेस्ट है, प्रॉन्स है और सोल फिश। अच्छा। इनमें वैसे तो मसाले वाले आइटम भी हैं और हम डाइट फूड में भी इसको ऐड करते हैं। किसी को अगर वो जिम कर रहा है या उसको अगर अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी करनी है बहुत रिजनेबल प्राइस पे, अच्छा। हम डाइट फूड भी हम उसको इंटेक करा देते हैं। अच्छा। सेलेक्टिव और वेजिटेबल्स हमारे पास जैसे लाइक बेल पेपर्स हैं, बासने हैं, बेसिल है और ब्रोकली है। तो इंग्लिश वेजिटेबल भी एस्ट्रेगस हम लोग उसको भी इंक्लूड कराते हैं। अच्छा, बाहर के जो लोग आते हैं अयोध्या, वो जब आपके रेस्टोरेंट में आते हैं, कि आपका मैंने सुना है गूगल पे रिव्यू काफ़ी अच्छा है, तो और आपके जो भी रिव्यूज़ पढ़े वो बहुत ही पुराने रिव्यूज़ हैं, ऐसा मैंने सुना है। और अभी के लोग, चूँकि मैं खुद इतना बड़ा ग्रुप चलाता हूँ, एवरग्रीन में लगभग हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसमें से 60 to 70% लोग आ चुके हैं। तो रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं आपके रेस्टोरेंट। लेकिन जो बाहर से जो लोग आते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है और वो किस तरह के फूड ऑर्डर करते हैं? देखिए मैक्सिमम जो लोग बाहर से आते हैं ऑलमोस्ट 80-90% यूरोप वेस्ट फूड ही प्रेफर करते हैं। अच्छा। तो रिव्यूज़ उनके अच्छे हैं और मैक्सिमम क्या होता है कि मेरा थाली ज़्यादा बचती है दोपहर के टाइम पे, लंच टाइम पे, क्योंकि थाली होलसम मील है, उसमें मैंने सब कुछ ऐड करा दिया है जो भी होना चाहिए, डिज़र्ट से लेकर के एक बीवरेज से लेकर के पूरा एक फूड वो कंबाइन करके, तो लोगों को बहुत लेवल बढ़ता है। राइट। उसके अदर ऑप्शन में जो ज़्यादातर लोग ऑन तो वो खाते हैं वो बिरयानी ही पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। सबसे फिर वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, क्योंकि वो होलसम मील भी एक तरह से हो गया कि हम एक बिरयानी का पोर्शन दे रहे हैं, इसमें राइस है और वेजिटेबल्स है, साथ में हमने रायता और पापड़ और उसके बाद वेज ग्रेवी, तो इन होलसम मील हो जाता है। फिर लोग दोपहर में लंच क्रैम में ही पसंद ज़्यादा करते हैं। रात में लोग अपना 3 कोर्स मील या 5 कोर्स मील जैसे भी उनकी गैदरिंग हो फिर वो ऑर्डर करते हैं। अच्छा सर। बट लंच टाइम क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों का बहुत बिजी होता है, तो उनको कुछ ऐसा चाहिए होता है कि वो 15-20 मिनट में उन्होंने खाया और जल्दी से अपने काम पे निकल गए। रात का सीन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लोग टाइम निकाल के आते हैं तो टोटल 3 कोर्स 5 कोर्स मील, मेन कोर्स के पहले वो अपना स्नैक्स, बीवरेज, सूप्स के साथ साथ डिज़र्ट था। अच्छा, डिज़र्ट में क्या है कि मेरे पास बहुत वास्ट आइटम नहीं है। डिज़र्ट में मेरे पास गुलाब जामुन है, कुल्फ़ी है और ब्लूबेरी चीज़ केक है, आइसक्रीम। हम ये 4 चीज़ यहीं पर ही बनाते हैं, ये हमारा होम ग्राउंड में बनता है, तो इनकी क्वालिटी भी हम खुद ही मेंटेन करते हैं कि इसमें कोई यूज़ हो रहा है वो ऑथेंटिक आइटम होने चाहिए। ये नहीं कि उसमें कुछ भी रंग मिला दिया ना। अगर क्या कुल्फ़ी है उसमें केसर का ही रंग चढ़ेगा, केसर ही पड़ेगा, फिर वो पूरी पीनी हो या ना हो, बट जितना केसर यूज़ होगा उसको वही पीला करेगा। मतलब ऑथेंटिक केसर यूज़ करते हैं? कोई जितना भी इस्तेमाल हो जाए केसर, केसर ही पड़ेगा, केसर यूज़ नहीं होगा। चीनी हम देखते हैं कि आजकल के लोग वो तो शुगर तो खैर है सही नहीं है, तो हम चीज़ों में शुगर का भी जो है बहुत बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उसको लो लेके चलेंगे। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, अगर आपको पूछा जाए कि अगर जो भी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लोग देखेंगे, तो अगर किसी को अयोध्या में रेस्टोरेंट खोलना है, वैसे कौन सी 5 चीज़ें हैं या कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान देना चाहिए हर किसी को? क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लेकिन चूँकि आप बहुत एक्सपीरियंस इस फील्ड में, तो आपके हिसाब से वो मुख्य बातें ऐसी कौन सी हैं जो मतलब लोगों को ध्यान देना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो कि आप इन्वेस्ट करिए, आप अपने किचन में इन्वेस्ट करिए, किचन का इंफ्रा अच्छा रखिए, अपने शेफ्स को अच्छा रखिए, आप खुद भी शेफ से ट्रेनिंग लीजिए, और अगर हो सके तो मैं बहुत सारी जगहों पे culinary आर्ट के 1 महीने के आप ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, आप उन्हें खुद भी कर लीजिए कि आपको भी एटलीस्ट पता है ऐसा ओनर कि खाना क्या है, कैसे बनता है, प्रिपरेशन क्या, हाइजीन क्या है। सेकेंडरी थिंग आप एम्बियंस रखिए उसके बाद, क्योंकि पहले चीज़ कि आपका रेस्टोरेंट अगर एम्बियंस वाला है तो आप कब तक चलाओगे? राइट। लोग एक बार बोर हो जाएंगे, लोग आते खाना खाने हैं। आप पहला अपना इन्वेस्टमेंट अपने जो चीज़ों को आप सेट करिए अपने किचन में, शेफ्स के थ्रू खुद भी ट्रेनिंग लीजिए, फिर आप एम्बियंस पे आइए, फिर आप हाइजीन पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, जितनी ज़्यादा हो सके अच्छी हाइजीन रखिए खाने में। और सबसे मेन चीज़ है इंग्रेडिएंट, और जो आप उसमें सामान यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप उसमें इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, वो भी क्वालिटी। राइट। तो ये बेसिकली ये 3 तो मेन चीज़ है। बाकी 2 क्या उस पर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट ये 3 चीज़ तो आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मेन ये बेस है आपके रेस्टोरेंट का, इफ़ अगर आपको बहुत लंबे समय तक रन करना है। राइट।
अच्छा, बहुत से जैसे लोग खोल तो रहे हैं बट बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद भी हो रहे हैं। तो जैसे आपने भी पिछले 10 साल में, चूँकि आपका इतना अच्छे से कंटिन्यू हो रहा है एंड टच वुड आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए, आपका ऐसे क्या खासियत है कि जो आपने बहुत ही पकड़ के रखा और मतलब रेवेन्यू आपका में जो स्ट्रीम रहा वो एकदम उसी लेवल में रहा जैसे आज से मतलब लगभग 4-5 साल पहले था, अभी भी वैसा बना हुआ है? देखिए सर, ऐसा है ना कि जब रेस्टोरेंट आप खोलिए तो उसको टाइम पास से ना खोलिए। ज़्यादातर क्या होता है ना कि लोग खाली बैठे हैं, पैसा है तो रेस्टोरेंट डाल देते हैं। सबको लगता है कि बहुत पैसा है तो रेस्टोरेंट डाल देते हैं, ऐसे नहीं होता। आप कुछ भी नहीं खिला सकते हो ना, राइट। आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जब भी आप कोई बिज़नेस करते हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हो। खासकर फूड इंडस्ट्री ऐसा है कि लोग टाइम भी दे रहे हैं, आपके पास आके आप क्या खाना भी खा रहे हैं प्लस पे कर रहे हैं। आपको बड़ा सोचना पड़ता है कि लोग टाइम दे के आपके पास आ रहे हैं, आप उनको कुछ भी नहीं खिला सकते हो। और ये कुछ भी ना खिलाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो होता है क्या है ना कि लोगों के पास पेनल्टी ऑफ टाइम है, पैसा है, उन्होंने प्रॉपर्टी दे के खुद की उन्होंने डाल दिया। 6 महीने रन किया, जब कुछ भी खिलाओगे तो कोई नहीं आएगा। राइट। 6 महीने में बिजनेस खत्म हो जाता है। आप इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि कोई रेस्टोरेंट डालता है एटलीस्ट 15 बजे स्टाफ रखेगा। आपने 6 महीने उसको नौकरी दी, सडनली आपने बंद किया तो प्रॉब्लम तो आपके क्या बोलते हैं, जो आप क्या काम कर रहे हो उन पर भी आएगी ना, सडनली वो कहाँ जाएंगे। तो एक आप चाहे ना खोलो तो बेस्ट है, बट जो खोलो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खोलो, खासकर फूड इंडस्ट्री। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल ये बड़ा एक कन्वीनियंट हो गया कि आप डाल दो रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड वेंडर, मतलब नहीं होता सर ऐसा। आप अच्छा बनाए सोफिस्टिकेट चीज़ है खाना, इसको इतना रिलायबल नहीं करना चाहिए। आप कपड़ा बेच सकते हो 10 दुकान खोल के, तो लोगों को पसंद आया खरीदे नहीं, पता से समाज में कोई घाटा नहीं हो रहा है। बट फूड है ना बड़ा ही आपको रेप्लिकेट करता है आपके सिटी को। तो आपने बहुत ही सही बोला, जो जिस डोमेन का एक्सपर्ट है उसको वही काम करना चाहिए। आप आने वाले 5 से 10 साल में आप एवरग्रीन को कहाँ देखते हैं और आप अपने फ्यूचर को कहाँ देखते हैं? बस सर खिलाते रहेंगे, ज़्यादातर लोग खाते रहेंगे। बाकी कोशिश ये करेंगे हम कि हम सबको अच्छा खाना खिलाते रहे। बाकी लोग हैं, जनता है वो डिसाइड करेगी इनको किस पर खाना पसंद है, किस पर पसंद है। बाकी हम अपने ऑथेंटिसिटी पे, हमारी क्लीननेस पे, हाइजीन पे, हमारी रेसिपीज़ पे, इस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा खाना हम लोगों को खिला सकें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इवन तो अगर इन केस हमारा बनाया हुआ खाना किसी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि शेफ़ है, इंसान है, हाथ कभी ख़राब हो सकता है, तो सर मैं उसका पैसा लेने का अधिकार तो मुझे नहीं है। राइट। ये मेरा पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम उनसे माफ़ी भी मांगेंगे, उनसे हम पूछेंगे भी कैसे दोबारा लगवा दे इसको। उन्हें पसंद नहीं आएगा तो ये हमारे लिए भी बड़ा शर्म की बात होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे मेन चीज़ है, बस स्कूल लेके चलना है। बाकी रेसिपीज़ हैं, बाकी आप लोग हैं। ठीक, बिल्कुल। एवरग्रीन रेस्टोरेंट के अलावा आप एवरग्रीन से रिलेटेड और कौन सी सर्विस देते हैं? हमारी केटरिंग सर्विस भी है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे हम केटरिंग भी करते हैं। और वहाँ पर भी सेम चीज़ है कि पहले चीज़ फूड है, फिर एम्बियंस है। तो हमारा पहला फोकस तो भी फूड पे है। केटरिंग सर्विस ही हमारे शादियों के लिए या फिर इन हाउस केटरिंग भी हम करते हैं कि अगर आपके पास एरिया है, आपको भी 100-50 या 150, 200, 300 लोगों को घर पे खाना खिलाना है, तो हम एक मिनी रेस्टोरेंट आपके घर पे डाल देंगे अगर स्पेस है। ऐसा रेस्टोरेंट फंक्शन करेगा, प्रॉपर रेस्टोरेंट लैब चल रहा है, खाना बन रहा है, शेफ़ है अपने प्रॉपर कोट में, अपने अटायर में है, वेटर्स है, डिश स्टूवर्ड है वो भी अटायर में है। प्रॉपर ऐसे मिनी रेस्टोरेंट मैं आपको घर में डाल देता हूँ। अच्छा, ये सर्विस हमारे पास है। प्लस शादियों की है, वेडिंग सेशन भी हम लोग करते हैं, इवेंट्स के थ्रू करते हैं, और केटरिंग भी हमारी वहाँ पर। अच्छा, तो एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ कि एवरग्रीन जो रेस्टोरेंट है, यहाँ की जो कैटरिंग सर्विस है, इसका बहुत से होटलों ने अपने साथ टाई अप भी किया हुआ है। और अगर आपके घर में कोई भी जैसे शादी का जैसे प्री वेडिंग होता है या कोई भी मुंडन होता है, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, तो वहाँ पे आप इनकी सर्विस, कैटरिंग सर्विस को भी बुला सकते हैं। पूरा का पूरा सेटअप वहाँ पे लगा देंगे। तो एवरग्रीन रेस्टोरेंट पे खाने के साथ साथ आप लोग यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ और मतलब बाकी प्री वेडिंग इस तरह का भी इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट इस तरह से भी ऑर्गेनाइज करते हैं? मेरे पास बैंक्वेट हॉल है जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 100 लोगों तक की है। अच्छा, वहाँ पे हम बर्थडे पार्टी या फिर प्री वेडिंग में या फिर रिंग सेरेमनी है, तो छोटे मोटे फंक्शंस के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितना होता होगा? ये ऑन एन एवरेज 1000 के आसपास ही जाता है, बट ये ऑन गो एंड थ्रो है चीज़ें हैं, बट ये ऑन एवरेज 1000 रुपये के आसपास पे जाता है। मतलब एक एवरेज कॉस्ट 1000 पे है। 5 कोर्स 7 कोर्स मिल रही है। अच्छा, तो काफ़ी ये रीच में नहीं हुआ। अच्छा, ये होता है क्या ना, बैंक्वेट में एक कोई फंक्शन चलता है तो 5 घंटे 6 घंटे का फंक्शन होता है। बिल्कुल। तो हम एटलीस्ट 5 कोर्स या मैक्सिमम 7 कोर्स नहीं प्रोवाइड कराते हैं।
अच्छा, अभी तक आपने कितनी पार्टीज़ अपने बैंक्वेट में ऑर्गेनाइज कराई? आई थिंक सो कि 100 के प्लस ही हो रही, 100 के ऊपर। बाकी ऑन टू गो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरवीर जी जी आपका इस इंटरव्यू को देने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अयोध्या में नो डाउट इतने हज़ारों सालों से अयोध्या में कोई ना कोई अपनी अपनी फील्ड में निकल के आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल में आप जैसे यूथ की इस शहर को बहुत ज़रूरत है जो अपने डोमेन में बहुत बड़े एक्सपर्ट हो। और नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि फूड के बारे में अगर अयोध्या में अगर कभी भी चर्चा हो तो उसमें आपका नाम जो है प्रमुखता से होना चाहिए। और अब मैं आप सभी दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपको अपने घर में कोई भी पार्टी करनी हो, कभी भी कैटरिंग की ज़रूरत हो या फूड से रिलेटेड कोई भी जो है जानकारी चाहिए, तो आप सीधे गुरवीर जी को कॉल कर सकते हैं। उनका रेस्टोरेंट का जो नंबर है वो मैं मेंशन कर दूंगा, या आपको कभी भी एवरग्रीन पे जो है आना है या कोई पार्टी करना है तो वो आप यहाँ पर उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी पार्टी को यहाँ पे बुक करा सकते हैं या यहाँ पे खाने की टेबल को बुक करा सकते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। फिर किसी दिन मैं नीतीश कुमार सिंह आप सभी के साथ अयोध्या ग्रुप में कुछ नए वीडियोस को लेके हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।